Hello friends, welcome to our channel Agri with Avant. Today we start our introduction, definition and scope and limitation of statics. Means basically we complete our introductory lecture on statics. So let's start. जो वर्ड है स्टैटिक्स ये कहाँ से निकला है? ये लेटिन वर्ड स्टेटस से निकला है जिसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। मीन्स किसी भी पॉलिटिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टैटिक्स वर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मीन्स हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, लास्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं डाटा को। ये सब का सब हमारे स्टैटिक्स में आता है। ये उसकी ब्रांच है, उसको स्टडी करती है। और इसके फादर कौन है? आर ए फिशर इसके फादर हैं मॉडर्न स्टैटिक्स के। मॉडर्न स्टैटिक्स की इन्होंने इसी ही स्टार्टिंग की थी। अगर हम स्कोप की बात करें स्टैटिक्स की तो इसकी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसके फील्ड में? हमारे जो फिजिकल और नेचुरल साइंस है जितने भी, उनके वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मैथमेटिकल डाटा के बिना किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते मॉडर्न साइंस में। तो बेसिकली तो फिजिकल और नेचुरल साइंस हमारे जितने भी हैं उनके अंदर हमारा स्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में हमारे जो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर फर्दर एक्सटेंशन में भी इसका यूज है, किसानों को प्रेजेंट करना कोई भी डाटा स्टैटिक्स को, स्टैटिकल टूल्स का यूज करके। और बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ताकि हम एफिशिएंट प्लानिंग कर सकें अलग अलग एक्सपेरिमेंट की। क्योंकि हम इसी भी बायोलॉजिकल फील्ड की बात करें एग्रीकल्चर की, इसके अंदर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से मीन्स नए नए प्लान बनाते हैं। तो ये सब हमारा स्टैटिक्स उसमें हमारा हेल्प करता है। और ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारा देश का नीति आयोग है या फिर कोई भी बड़े बड़े फर्म्स हैं, उनमें इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे प्राइस एनालिसिस को स्टडी करने के लिए, डिमांड एनालिसिस, कितनी मार्केट के अंदर डिमांड है, उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इकोनॉमिक अलग अलग प्रोजेक्शन क्या होंगे, उन सब में हमारा स्टैटिक्स हेल्प करता है। इंडस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। स्टैटिकल टूल्स का हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और असेसमेंट के। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल जो भी मेजर होते हैं, मीन्स हमें एक गुणवत्ता के ऊपर खरा उतरना है, तो उसमें हमारा स्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थे हमारे कुछ स्कोप जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेना। इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। लिमिटेशन की बात करें अगर हम स्टैटिक्स की, तो बेस्ट अप्लीकेबल किसमें? ये क्वांटिटेटिव डाटा से मेनली ये रिलेट करता है, क्वालिटी के ऊपर थोड़ा कम फोकस करता है। ठीक है, इसलिए हम इसकी एक लिमिटेशन मानते हैं कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव में है। साथ में इसका कुछ डिग्री ऑफ एरर होने के भी चांसेस हैं। मीन्स कुछ लिमिट तक इसमें एरर के चांसेस होते हैं। और ये हमारे इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है उससे डील नहीं करता, ये हमारा जो बड़े लेवल की टोटल जनरल इक्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन, उनसे ही डील करता है। कई बार फेल्सियस कंक्लूजन निकल जाते हैं हमारे, मीन्स हमारे गलत कंक्लूजन निकल जाते हैं, क्योंकि हम मिस यूज कर लेते हैं स्टैटिक्स का। कौन मिस यूज कर लेता है? जो हमारे करंटली इनएक्सपीरियंस पर्सन है वो सब इसका यूज कर लेते हैं। इससे हमारी कई बार फेल्सियस मीन्स हमारी फॉल्स कंक्लूजन निकल आते हैं, जो हमें एक गलत डाटा को प्रेजेंट करते हैं और हमें कई बार ये हार्मफुल भी हमारे लिए साबित हो सकते हैं। अब हम कुछ कंसेप्ट को, कुछ डेफिनेशंस को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड हम कुछ सीखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा बेसिकली क्या आता है? कोई भी इन्वेस्टिगेटर मीन्स कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति, कोई भी पर्सन, और जो डाटा कलेक्ट करके लाता है जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं है और किसी के द्वारा यूज भी नहीं किया गया है, बेसिकली उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। बेसिकली इसका मीन क्या है? कोई भी पर्सन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर, अगर वो डाटा को कलेक्ट करता है और वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वही हमारा रॉ डाटा है। ठीक है, अब हम एरे की बात करते हैं। जो अरेंजमेंट है रॉ न्यूमेरिकल डाटा का, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड के हिसाब से, वो हमारा एरे होता है। मीन्स हमने कोई भी रॉ डाटा कलेक्ट कर लिया किसी भी इन्वेस्टिगेटर ने, अगर हम उसको अरेंजमेंट करते हैं उसकी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, या फिर घटते हुए क्रम में, तो उसी को हम एरे बोलते हैं। एरे को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा मीन्स जो डाटा कलेक्ट किया गया है ओरिजिनल सोर्स से, मीन्स जो उसका रियल सोर्स था वहां से हमने कोई डाटा कलेक्ट किया, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? बेसिकली जो किसी के द्वारा पहले ही कलेक्ट कर दिया जा चुका है और कम से कम एक बार, पहली बार कलेक्ट किया जा चुका है। मीन्स मान लिया कोई फील्ड है, वो किसी साइंटिस्ट ने पहली बार ही वो
ऑब्जर्व किया फील्ड और डाटा कलेक्ट किया, वो हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। और वो डाटा कलेक्ट किया अगर मान लिया मैंने यूज किया, वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। मीन्स वो पहले किसी ने कलेक्ट कर रखा है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब आता हमारा वेरिएबल। वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मीन्स क्वांटिटी को मात्रा को भी देखता है और गुणवत्ता को भी देखता है। दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मीन्स हर एक इंडिविजुअल में ये वेरी करता रहता है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली ये, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। मीन्स टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज इन ए गिवन रेंज। कोई भी गिवन रेंज है उसमें कोई सिर्फ जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसी को उठाता हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। और यूजुअली क्या होती है, वो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। मीन्स कोई मान लिया 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज, ये इसका एग्जांपल है। मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, ये थ्योरेटिकल अजम्पशन होता है। एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यूज, दो गिवन वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू होगी। एग्जांपल है इसका यील्ड ऑफ ए क्रॉप, एक क्रॉप में कितनी यील्ड है। एग्जांपल से समझो। डिस्क्रीट को बेसिकली हम किस तरह कहेंगे, मान लिया एक सीढ़ी है, हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना है, उसके लिए अलग अलग सीढ़ी है। डायरेक्ट हम बता सकते हैं ये 1 नंबर सीढ़ी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और मान लिया ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने में हमने एक रैंप बनाया है। रैंप पे हम ये तो नहीं बता सकते कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो तो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस वे में होगा ना। मीन्स वो बेसिकली थ्योरेटिकल, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम में मत यूज करना, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल अजम्पशन है जो किसी भी दो गिवन वैल्यूज के बीच में होता है हमारा कॉन्टिन्यूस का। जैसे अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर मान लिया 700 बच्चे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट कितने हैं, 700 हैं, ये हमारी डिस्क्रीट वैल्यू है। और कॉन्टिन्यूस किसी भी क्रॉप की यील्ड है, उसे हम डायरेक्ट ये तो नहीं बता सकते कि इसके अंदर 50,000 दाने हैं या 1 लाख है, तो ये नहीं बता सकते। वो एक हम कॉन्टिन्यूस वे में उसको यूज करते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किसी भी क्लास के अंदर जो लाई करती है उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। मान लिया एक क्लास है, जस्ट एग्जांपल 7th क्लास है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 40 से 50 केजी वाले कितने वेट के कितने बच्चे हैं। मान लिया वो 10 हैं, तो वो 10 क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। वो किसी भी क्लास के अंदर वो लाई कर रहा है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, जस्ट एग्जांपल है ये। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा, किसी भी डाटा को हम अरेंज करते हैं क्लास इंटरवल के अंदर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के अंदर। मान लिया 10 से 20 के इतने बच्चे हैं, 20 से 30 के इतने हैं, 40 से 50 के इतने हैं, 60 से 70 के इतने हैं। टोटल हम जो डाटा का सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आती है हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या लेस देन टाइप। इसको हम वैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में भी अगर हम कोशिश करेंगे उसमें कवर करें, लेकिन इसके अंदर मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन डाली है ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, बस ओवरव्यू के लिए है। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये कोई भी वैल्यू को कोरस्पॉन्ड करती है क्लास को, इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू और अपर लिमिट ऑफ द क्लास। बेसिकली इसमें क्या है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो तो या कम होंगी या फिर इक्वल होंगी अपर लिमिट ऑफ द क्लास से। जो टोटल अपर लिमिट हमारी उससे या तो इक्वल होंगी या उससे कम होंगी, ये हमारा लेस देन टाइप वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में कोशिश करेंगे हम इसको ऐड करें, सारा का सारा वहां पे कवर हो जाएगा। अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस। मान लिया एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, वो तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी सारी की सारी क्लासेस की, हमने उसके उनका वेट लिया। और एक फ्रीक्वेंसी क्लास की बेसिकली 40 से 50 के 10 बच्चे हैं, तो ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 5, ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब आता हमारा स्ट्रंग्स फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास साइज। क्लास साइज को बताने के लिए और नंबर ऑफ क्लासेस को बताने के लिए हम स्ट्रंग्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। कि यहाँ पे क्या डिनोट करता है, के मीन्स नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 + 3.322 log 10 into the n। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इसके अंदर n पुट करेंगे और log के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का पता चल जाएगा। ये इसका फार्मूला है। और क्लास साइज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली क्लास का साइज क्या है या विड्थ क्या है, हम उसको कैसे पता करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस का स्मॉल टेस्ट वैल्यू मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। हमारी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी थी, उसमें से हमने छोटी वैल्यू निकाल दी और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कर दिया, ये हमारा क्लास विड्थ होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, रेंज डिवाइडेड बाय के से भी हम इसको निकाल सकते हैं क्लास विड्थ को। अब आता हमारा
अनग्रुप्ड या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो डाटा के अंदर वो स्मॉल है, मान लिया 5 है या 10 है 15 है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसको हम लिस्ट करने के लिए जो लिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ओकर होगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के, मीन्स जो कितने वेरिएबल वेरी कर रही है वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी एग्जांपल से समझ में आ गया, एक बार देखो। जो रो डाटा है ये 20 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन को दिखा रहा है। 20 मतलब टोटल 20 फैमिलीज हैं, उनमें एक घर में कितने कितने बच्चे हैं, एक में मान लिया 4 हैं, एक में 2 हैं, 2 हैं, एक है, एक में है ही नहीं। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 20 फैमिली का डाटा लिख लिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, हमारा एक्स वेरिएबल है, ये एक्स है, ठीक है, जो हमारा वेरी कर रहा है अलग अलग फैमिली से। तो हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, मीन्स कैसे उसको एक फॉर्मेट में लेके आएंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 0 1 2 3 4, ये मैंने टोटल ले लिया, ऊपर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली जो 0 वाली कितनी फैमिली है, मीन्स 3 है, 1 2 3, इन 3 फैमिलीज के अंदर कोई भी बच्चा है ही नहीं, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 3। एक एक वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 ये हो गया और एक ये हो गया 4। तो इसी तरह हम सबको लिख लेंगे, सारे के सारे डाटा को। ये हमारा अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है। बेसिकली ये वो वाला डाटा है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी है। इसको हम फ्रीक्वेंसी को एक साइड लिख लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, और हमारा वेरिएबल क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा वेरिएबल नंबर है, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है। ये सारा का सारा हमारा अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हमारा आता है ग्रुप्ड या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा हमारा बहुत बड़ा होता है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो अच्छी खासी होती हैं, तो हमें ये बात इसकी जरूरत पड़ती है कि हम डाटा को कंडेंस फॉर्म में लिखें, बिल्कुल एक छोटे से छोटे फॉर्मेट में लिखें, एक जगह कंडेंस करके, और इनटू ए सुटेबल नंबर ऑफ क्लासेस इंटरवल, और हम क्लास इंटरवल को बनाएं ताकि वो उसको समझने में आसानी हो, और ऑफ द वेरिएबल अलोंग द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, हम उसकी फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल को हम एक फॉर्मेट में लिखे, एक साइड क्लास इंटरवल हो गया, एक साइड फ्रीक्वेंसीज होगी। इसके दो मेथड हैं, एक है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। ये अभी आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा कि ग्रुप्ड में क्या होता है, और अनग्रुप्ड का तो मेरे हिसाब से आ गया आपको समझ में। एक्सक्लूसिव मेथड, जो अपर लिमिट होती है किसी भी क्लास इंटरवल की, ठीक है, 10 से 20 है, ये हमारा होता है क्लास इंटरवल 10 से 20 वाला। जस्ट एग्जांपल, इसमें जो अपर लिमिट है जो 20 है, वो क्लास इंटरवल की सेम होगी लोअर लिमिट ऑफ हायर, जस्ट हायर क्लास। ये हमारी हायर क्लास है, नेक्स्ट वाली 30 से 40 इस तरह है मान लिया। इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाली के सेम है, देखो इसकी लोअर लिमिट और पहले वाले की अपर लिमिट, ये दोनों सेम है। इसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। इसका मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल भी दिया है। ये देखो, ये हमारी क्लासेस हैं, इस साइड हमारी फ्रीक्वेंसी है 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारी क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी मीन्स 0 से 10 के बीच में 2 लाई करते हैं, 10 से 20 के बीच में 4 लाई करते हैं, 20 से 30 में 5, इसी तरह फर्दर 3 और 1, ठीक है। इसके जो लोअर लिमिट है, इससे नेक्स्ट वाली, जस्ट नेक्स्ट वाली क्लासेस की जो इसकी जो अपर लिमिट है, सॉरी इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट के सेम है। ये हमारा एक्सक्लूसिव मेथड होता है। फिर इसकी देखो अपर लिमिट है, इसके नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट के सेम है, इसी तरह इसकी देखो, सब की सब ऐसे इसी फॉर्मेट में है। ये हमारा एक्सक्लूसिव है। अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इसके अंदर गैप होता है, जो अपर लिमिट होती है किसी भी क्लास की वो लोअर लिमिट से मीन्स अलग होती है, जस्ट हायर लोअर लिमिट से अलग होती है। एग्जाम्पल से देखो, 0 से 9 के बीच में ये फ्रीक्वेंसी है, 10 से 19 के बीच में ये है। इसकी जो लोअर लिमिट है इसके नेक्स्ट वाले की क्या सेम है, अब इसकी हायर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से सेम नहीं है। इसकी फिर देखो अपर लिमिट है, फिर नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट से सेम नहीं है। इसी तरह इसकी देखो, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट ये भी सेम नहीं है। ये हमारा इंक्लूसिव मेथड होता है। और हम जो इसको हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन्स डिसकंटिन्यूअस कौन सा है, इंक्लूसिव वाला, को कंटिन्यूअस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस कौन सा हमारा, एक्सक्लूसिव वाला। कैसे करेंगे हम? सब्ट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ द गैप, जो मीन्स जो टोटल गैप है, टोटल गैप इसके अंदर कितने का है, 1 का है, 9 से 10 के बीच में। इस एग्जांपल में तो 1 का है। हम जो टोटल गैप है उसमें से हाफ को क्या कर देंगे, लोअर लिमिट में से घटा देंगे और हाफ को हम अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। इसके अंदर ये हाफ गैप है, 0.5 है इस गैप में। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे,
इसमें से तो हम हाफ घटा देंगे और इसके अंदर हम हाफ जोड़ देंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। कंटिन्यूस बाय सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द गैप, पहले वाले में हाफ घटा दिया लोअर लिमिट में से और ऐड कर दिया नेक्स्ट वाले की अपर लिमिट में, नेक्स्ट वाले की अपर लिमिट में ऐड करेंगे हम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सारा का सारा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।